डिस्कस किया था कि एग्जम्पशंस कौन कौन सी हैं जो रेजिडेंट इंडिविजुअल की जो फॉरेन इनकम है उसको चार्जेबल टैक्स नहीं कराती, यानी कि उस पर एग्जम्पशन मिल जाती है। किसी भी नॉर्मली रेजिडेंट इंडिविजुअल की दोनों सोर्स ऑफ इनकम चार्जेबल टैक्स होती है, पाकिस्तानी भी और फॉरेन में। बट ये स्पेसिफाई 3 सेक्शंस हैं जिसमें जो है ना फॉरेन सोर्स इनकम जो है ना रेजिडेंट इंडिविजुअल की टैक्सेबल नहीं होती, वो एग्जाम होती है टैक्स में। अब उसमें से सबसे पहले जो हमारी एग्जम्पशंस हैं वो है फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल की फॉरेन सोर्स सैलरी जो है ना वो उसके एक सेक्शन है, सेक्शन 102। अब ये 102 सेक्शन में क्या डिस्कशन हो रही है, सबसे पहले उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा ये डायग्राम समझते हैं कि क्या है। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अब रेजिडेंट इंडिविजुअल कब बनता है? नॉर्मली रेजिडेंट इंडिविजुअल तब कोई भी पर्सन बनता है जब नॉर्मली 180 डेज जो है ना पाकिस्तान में प्रेजेंट हो, 180 डेज या उससे ज़्यादा प्रेजेंट हो पाकिस्तान में स्टे कर रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे ये रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब इसकी रेजिडेंट इंडिविजुअल की जो फॉरेन सैलरी है ना, यहाँ पर ये वर्ड है फॉरेन सैलरी का, फॉरेन सोर्स इनकम नहीं बट फॉरेन सैलरी। अब फॉरेन सैलरी इसका क्या मतलब है? फॉरेन सैलरी, इस फॉरेन सैलरी पे एग्जम्पशन है कि ये जो फॉरेन सैलरी ना इसकी एग्जम्प्ट हो जाएगी। कब एग्जम्प्ट हो गई? जब ये इंडिविजुअल जो है ना फॉरेन टैक्स उस सैलरी पे करेगा, यानी कि इसने कोई फॉरेन सैलरी अर्न की और उस फॉरेन सैलरी पे फॉरेन कंट्री में ही टैक्स पे कर दिया, तो फॉरेन टैक्स इसलिए लिखा हुआ है फॉरेन टैक्स, यानी कि बाहर की कंट्री में ही इसने क्या कर दिया, फॉरेन इनकम टैक्स उसको इंडिविजुअल ने पे कर दिया सैलरी के रिस्पेक्टिव, तो उसकी जो ये फॉरेन सैलरी है ये एग्जाम फ्राम टैक्स हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? एग्जाम फ्राम टैक्स हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फॉरेन सैलरी किसको बोलते हैं। अब फॉरेन सैलरी के बारे में जो है ना स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो उसको रिलेटेड इसके अपोजिट पाकिस्तानी सैलरी के बारे में स्पेसिफाई किया गया है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स के सेक्शन नंबर हमारे पास तक सेक्शन 101। ठीक है, सेक्शन 101 में जो बेसिकली जोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में डिस्कशन करता है, उस सेक्शन में ये बताया गया है कि एक पर्सन की पाकिस्तानी सैलरी कब पानी चाहिए। तो उसको समझते हैं। एक पर्सन की पाकिस्तानी सैलरी तब पानी चाहिए जब वो पर्सन जो है ना अपनी एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज करे फिजिकली इन पाकिस्तान। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एक पर्सन अपनी एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज करे फिजिकली पाकिस्तान में। इसको समझने के लिए 3 एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। 3 तरह के एग्जाम्पल हैं हमारे पास। अब 3 तरह के एग्जाम्पल्स वो कौन से हैं उसको जो है ना हम डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले जो है ना एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं। इसमें क्या बोलता है, एक पर्सन है मिस्टर अली जो एक यूके रेजिडेंट एम्प्लॉयड बाय यूके कंपनी, यूके का रेजिडेंट है और एम्प्लॉय है हमारे पास कहाँ पर, यूके की कंपनी में, यानी कि ये बाहर रहता है। मिस्टर अली यूके में रहता है और उसी का रेजिडेंट है। ठीक, यूके में रहता है और रेजिडेंट भी यूके में ही है। ठीक है, और जो है यूके में रेजिडेंट है उसके साथ काम भी वहीं करता है, काम भी वर्क भी यूके की कंपनी में ही करता है। अब ये जो है ना किसी क्या नाम है वजह, किसी रीज़न की वजह से क्या हुआ, फिजिकली हमारे पास मूव हुआ कराची में और वहाँ पर उसने 4 महीने काम किए। अब कराची तो पाकिस्तान का सिटी है, तो 4 महीने पाकिस्तान में रहा। 4 महीने को अगर हम डिफाइन करें, नॉर्मली एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 4 महीनों के बेसिस पे 3 इसको डेज हो गए हमारे पास 120 डेज। ठीक है, अब 120 डेज जो है ना पाकिस्तानी लॉ के बेसिस पे जो ये इसकी वो है स्टेटस है, रेजिडेंट स्टेटस नहीं, यानी कि ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट है हमारे पास पाकिस्तानी लॉ के मूजिब। बट इसकी जो इनकम है ये सैलरी इनकम। ठीक है, ये सैलरी इनकम जो कराची से आई, मतलब कराची में फिजिकली काम किया है उसने, उसके 4 महीनों की सैलरी इसको पे की गई है इसके यूके के बैंक अकाउंट में। ठीक है, जीपीपी में की गई है। ये एक नॉन रेजिडेंट है पाकिस्तान में, तो
क्योंकि 180 डेज वाला रूल इस पर अप्लाई नहीं हुआ, 4 महीने रहा है, तो 4 महीने 30 डेज के हिसाब से हमारे पास उसकी कैलकुलेशन की है, और 120 डे हो रहा है, यानी 180 डेज नहीं हो रहा। तो इस सीन में अब ये एक नॉन रेजिडेंट है, बट इसकी जो सैलरी है, ये सैलरी 4 मंथ के रिलेटेड, ये इसको कंसीडर किया जाएगा पाकिस्तान सोर्स इनकम। क्यों? क्योंकि इसकी सैलरी पाकिस्तान सोर्स सैलरी तब मानी जाएगी कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट फिजिकली एक्सरसाइज करे पाकिस्तान में। तो इसने तो फिजिकली एक्सरसाइज किया है, कराची में काम किया है फिजिकली, ठीक है। तो इसकी जो ये 4 महीनों की सैलरी है, ये कंसीडर की जाएगी पाकिस्तान सोर्स इनकम। ये पहला एग्जाम्पल है, ठीक। Since employment is exercised in Pakistan, therefore the salary relating to 4 months is considered as a Pakistan source income. अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में है मिस्टर सारा, ठीक है। मिस सारा, मिस सारा जो है ना पाकिस्तानी कंपनी में काम करती है, और जो है ना इसको पोस्ट किया गया है 1 साल के लिए दुबई में, ठीक है। अब सैलरी इसको पे की जा रही है पाकिस्तान में। अब फिजिकली काम कहाँ कर रही है? दुबई में। और एम्प्लॉय यानी कि कब एम्प्लॉयर कौन है? कंपनी, कौन सी कंपनी है? पाकिस्तानी। यहाँ पर जो एम्प्लॉय थी पहले एग्जाम्पल में, वो कौन सी कंपनी थी? यूके की कंपनी थी, वो पे कर रही थी, एम्प्लॉयर वो था। और यहाँ पर एम्प्लॉयर कौन है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो सैलरी, पाकिस्तानी सैलरी कंसिडर करने के लिए एम्प्लॉयमेंट यानी कि एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं देखा कि एम्प्लॉयर कौन सा है, पाकिस्तानी है या फॉरेन है। हम ये देखेंगे उसने फिजिकली जो है ना एम्प्लॉयमेंट कहाँ एक्सरसाइज की है। तो दूसरे एग्जाम्पल में वो दुबई चली गई थी, ठीक है, 1 साल के लिए। तो अब जो है ना पाकिस्तान से 1 साल की जो इनकम इसको सैलरी मिली है, इस सैलरी को फॉरेन सोर्स इनकम कंसीडर किया जाएगा, यानी फॉरेन सैलरी कंसीडर किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस ड्यूटीज आर परफॉर्म आउटसाइड पाकिस्तान देयरफॉर द सैलरी इज इक्वल टू फॉरेन सोर्स इनकम। तो सैलरी इसकी फॉरेन सोर्स इनकम कंसीडर की जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल है मिस्टर अली का। मिस्टर अली जो है ना, इसने 6 महीने कतर में काम, पाकिस्तान में काम किया, 6 महीने कतर में काम किया। तो एनुअली इसकी सैलरी थी तकरीबन हमारे पास 24 लाख के करीब, यानी कि मंथली इसकी सैलरी 2 लाख हो गई। तो 24 लाख के बेसिस पे अब इसकी जो है ना, इसने 6 महीने फिजिकली पाकिस्तान में काम किया, 6 महीने कतर में। तो 6 महीने जो फिजिकली पाकिस्तान में काम किया ना, 12 लाख रुपए, इसको सिर्फ कंसीडर करेंगे पाकिस्तान सोर्स इनकम, यानी कि पाकिस्तानी सैलरी मानी जाएगा। इस कतर वाली सैलरी को हम पाकिस्तानी सैलरी नहीं मानेंगे, ठीक। चाहे इसकी कंपनी कोई भी हो, यहाँ पर कंपनी मेंशन नहीं कि इसको जो है ना कौन सी कंपनी पे कर रही है, कतर वाली कंपनी पे कर रही है या पाकिस्तानी वाली कंपनी पे कर रही है। तो एम्प्लॉयर के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे कि एम्प्लॉयर कौन सा है, हम ये डिस्कस करेंगे फिजिकली जो है ना उसने एम्प्लॉयमेंट पर्सन ने कहाँ पर परफॉर्म की हुई है। तो उसके बेसिस पे हमारे पास सैलरी कंसिडर की जाएगी पाकिस्तान सोर्स है यानी कि यहाँ फॉरेन सोर्स है सैलरी। तो इस एग्जाम्पल से क्या नाम है, तीनों एग्जाम्पल से ये जो है ना हमने समझने की कोशिश की कि एक सैलरी जो है ना पाकिस्तान सैलरी कब मानी जाएगी। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट ये, इस एग्जाम्पल में से हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आके कि एक इनकम, एक सैलरी फॉरेन सैलरी कब कंसीडर की जाएगी? जब वो नॉन फिजिकली काम नहीं करे। इसका मतलब ये है कि 4 महीने इसने कराची में काम किया, रिमेनिंग 8 महीने जो है ना कराची में फिजिकली काम नहीं किया यूके की कंपनी से। तो वो जो 8 महीने की सैलरी है वो हमारे पास फॉरेन सोर्स इनकम यानी कि फॉरेन सैलरी कंसीडर की जाएगी। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में इसने 1 साल पूरा दुबई में काम किया, तो 1 साल की जो दुबई में इसने काम किया, ये सारी की सारी इसकी फॉरेन सोर्स सैलरी कंसीडर की जाएगी, चाहे इसका एम्प्लॉयर पाकिस्तानी क्यों ना हो। तीसरे एग्जाम्पल में सेम, इसने 6 महीने कतर में काम किया, तो इसकी 6 महीने की कतर की सैलरी जो है ना फॉरेन सैलरी कंसीडर की जाएगी। अब जो ये एग्जाम्पशन है, ये बेसिकली फॉरेन सैलरी के ऊपर ये एग्जाम्पशन है कि फॉरेन सैलरी अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अब इसमें इस वाले एग्जाम्पल में हम चलते हैं, इसमें तो पाकिस्तानी कंपनी थी, ठीक है। और चलो इस वाले एग्जांपल में ना, पहले वाले एग्जांपल में इसमें तो नॉन रेजिडेंट था, बट यहाँ पर इस एग्जाम्पशन टैक्सेशन में जो है ना, इस एग्जाम्पशन को अवेल करने के लिए रेजिडेंट होना ज़रूरी है। तो इस जो है ना इस एग्जाम्पशन को मैं फिर से कंप्लीट रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक रेजिडेंट पर्सन जिसको फॉरेन सैलरी मिल रही है, ठीक है, फिर से इसको क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कि इस एग्जांपल में क्या डिस्कशन है। एक रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसको फॉरेन सैलरी मिल रही है, उसकी फॉरेन सैलरी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी अगर तो उसने फॉरेन इनकम टैक्स पे किया हो उस सैलरी के रिलेटेड, ठीक है, तो उसको एग्जम्पशन मिलेगी। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि फॉरेन सैलरी इसने पे किया और फॉरेन टैक्स पे किया, इसका क्या मतलब। इसका एग्जांपल ये है कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये करता है 8 महीने काम कहाँ करता है, यूएसए डिजिटाइजर्स में, और 4 महीने जो है ना रिमेन पाकिस्तान में रहता है। इसको इसको जो है ना चेंज करते हैं, इसको 4 महीने की जगह पे इसको जो है ना मैं कर देता हूँ
इसको कर देता हूँ मेरे पास कि ये जो है ना 4 महीने यूएसए में काम करता है, या हाँ 4 महीने यूएसए में काम करता है और तकरीबन 8 महीने के करीब पाकिस्तान में काम करता है। तो इन 4 महीनों में अर्न करता है तकरीबन $2000 यूएसए डिजिटाइजर से। तो ये जो $2000 है, अगर इसने $2000 की टैक्स पे कर दी, इस $2000 पे टैक्स पे कर दी यूके में, यूएसए में ही, इस 2000 पे क्या किया, टैक्स पे किया, ठीक है, यूएसए टैक्स अथॉरिटी को। तो इसकी जो है ना ये 2000 की इनकम है, ये इनकम हमारे पास पाकिस्तान में चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना इसने टैक्स पे कर दिया यूके में, तो ये इसकी एग्जम्प्ट हो जाएगी, ये टैक्स क्या नाम है, इनकम। अब हमें कैसे पता चले कि एक पर्सन ने वेंट अज्यूम ही पेड फॉरेन इनकम टैक्स, हमें कैसे पता चला कि इसने जो है ना फॉरेन इनकम टैक्स पे किया, जहाँ कब हम अब उसको अज्यूम करेंगे इसने फॉरेन इनकम टैक्स पे कर दिया है। उसको समझने के लिए नीचे एक डायग्राम है, वो ये है कि एक पर्सन इंडिविजुअल फॉरेन से कमाता है और फॉरेन इनकम टैक्स उस पर लगता है, वो पेड तब अज्यूम किया जाएगा जब उसके फॉरेन एम्प्लॉयर ने उस पर विदहोल्डिंग की हुई हो, ठीक है, और वो विदहोल्डिंग जो है ना पे की गई हो उसने फॉरेन कंट्री के रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को, तभी उसकी फॉरेन इनकम टैक्स को कंसीडर किया जाएगा कि इस पर्सन ने वो पे कर दी है। दोबारा रिपीट करता हूँ कि एक रेजिडेंट पर्सन जिसकी फॉरेन सैलरी है उस पर टैक्स लगता है फॉरेन लॉ के तहत, उसको हम अज्यूम तब करेंगे कि ये उसने पे कर दिया जब उसके एम्प्लॉयर ने, ठीक है, फॉरेन एम्प्लॉयर ने जिसमें वो काम कर रहा है उसने विदहोल्ड किया हो उसका टैक्स सैलरी से और वो जमा किया गया हो हमारे पास फॉरेन कंट्री के रेवेन्यू अथॉरिटी में, तो ये उसको माना जाएगा कि इसने जो है ना फॉरेन इनकम टैक्स पे कर दिया है सैलरी के ऊपर। अब इस पे जो हमारे पास जो है ना हमारे पास प्रैक्टिस के लिए हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। इस जो है हमारे पास जो एग्जम्पशन है, इस एग्जम्पशन के रिलेटेड 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसमें हमें डिसाइड करना पड़ेगा क्या ये इसकी इनकम एग्जम्प्ट होगी कि नहीं होगी। इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है ना संवत 2007 का आईकेप का पास पेपर है, ठीक है, और 2 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस के लिए बनाए गए हैं जो सर के बुक में है, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं इन एग्जाम्पल्स को, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है हमारा